नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन सेशन में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, भारत की आज़ादी का जो एक शुभ दिन है, जो 15 अगस्त 1947 को आया, ये एक महायज्ञ का परिणाम था, एक महायज्ञ का फल था। एक ऐसा महायज्ञ जो लगभग 100 सालों तक चला और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पूरे मानव इतिहास में एक केस स्टडी है। इतने लंबे चलने वाले संघर्ष जिसमें अलग अलग उपागम रहे, अलग अलग लेबल रहे, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विचारधारा के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इस महायज्ञ में लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं। हमारे पुरखों ने, जब अंग्रेजों का दौर था, तो पूरी जिंदगी इसी सपने में गुजार दी कि हम कभी स्वतंत्रता का सूरज भी देखेंगे। उनका जीवन परतंत्रता की काली रातों के सायों में, सन्नाटों में पूरा गुजर चुका है। मगर लगभग 100 साल चलने वाले इस स्वतंत्रता संघर्ष ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। एक ऐसे भारत का जो संपन्न हो, सशक्त हो, समानता पर आधारित हो और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाते हुए विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आज जो हम जिस भारत में सांस ले रहे हैं, लिबर्टी में, स्वतंत्रता में, जिस आर्थिक संपन्नता के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति आज इंटरनेट वाला मोबाइल चलाता है, स्मार्टफोन चलाता है, हर व्यक्ति जो हजारों रुपए महीने का सरकारी लाभ लेता है, ये सब अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ करता था। तो आज़ादी हमको इतने कुर्बानियों से मिली है। हमारे इस स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ना हर भारतीय के लिए जरूरी है। और इसी स्वतंत्रता संघर्ष में हम जो पहली कड़ी आज पढ़ रहे हैं वो है 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवॉल्ट। ये हमारा एक इस स्वतंत्रता संघर्ष का यानी फ्रीडम मूवमेंट का पहला लेक्चर है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष जो पहला हुआ उसका कारण क्या थे, उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, इन सब पर हम बात करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि जो पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, हम लोग को मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है आप लोगों की यूपीएससी और पीएससी की एग्ज़ाम की दृष्टि से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो हम एक छोटा सा परिचय पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष जो हमने स्वतंत्रता फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हमारा है, जो फर्स्ट हमारा रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, जो विद्रोह है, इस विद्रोह में का बेसिक सा परिचय। और परिचय हम पढ़ेंगे, छोटी मोटी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद में इस स्वतंत्रता संघर्ष के कारण क्या थे, वो ऐसे कौन से मूलभूत कारण थे। तो इन कारणों में राजनीतिक कारण आते हैं, सामाजिक कारण आते हैं, आर्थिक कारण आते हैं, धार्मिक कारण आते हैं, प्रशासनिक कारण आते हैं, सैन्य कारण आते हैं। ऐसे कई तरह के प्रकार हैं, कारण हैं। वी विल डिस्कस। फिर इस के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे महान व्यक्तित्वों ने इस स्वतंत्रता संघर्ष में, पहले संघर्ष में अपना रोल, अपनी भूमिका अदा की है। तो तात्या टोपे हों, बहादुर शाह जफर हों, नाना साहेब हों, बेगम हजरत महल हों, झांसी की रानी हो, और भी ऐसे कई लोग थे। उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या इसके पहले भी कोई क्रांति हुई है, उस पर बात करेंगे। मंगल पांडे की कहानी से शुरू हुआ, 10 मई मेरठ से संघर्ष प्रारंभ हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर ये क्रांति हुई। फिर क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, फिर इसका दमन अंग्रेजों ने कैसे किया, क्या क्या तरीके अपनाए, कैसे ब्रूटल मेथड्स अपनाई उन्होंने कि इस विद्रोह का को दबाया जाए और भारत में फिर से ब्रिटिश हुकूमत स्थापित हो।
इतना लंबा अच्छा संघर्ष रहा फिर भी ये असफल क्यों हो गया, हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि इसकी असफलता के कारण क्या थे, ये फेल क्यों हुआ भाई। जब इतने लगभग 1 साल चला ये संघर्ष फिर भी फेल हो गया, क्या कारण रहा, फिर इससे परिणाम क्या हुए और इसका स्वरूप कैसा था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, क्या ये किसान विद्रोह था, क्या ये एक जब सैन्य विद्रोह था, क्या ये एक दो धर्मों के बीच की लड़ाई थी, ये क्या था, हम लोग इस पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा एक बैकग्राउंड पे मैं बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 40-42 लेक्चर इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं, और आप अगर मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसको आप देखेंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया। प्लासी के युद्ध से लेकर के बक्सर के युद्ध के पड़ाव से लेकर के फिर अंग्रेजों द्वारा जिस प्रकार से भारत में अपना एक आर्थिक औपनिवेशिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य भारत का शोषण करना था, एक्सप्लॉयटेशन करना था। वो किसी भी तरह से भारत के हर उस चीज का, हर उस एलिमेंट का, हर उस वस्तु का शोषण करना चाहते थे, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे फिर खनिज हो, चाहे फिर भारत के मानव हो, इन सब का एक्सप्लॉयटेशन करके वो ब्रिटिश सल्तनत को मजबूत करना चाहते थे। 1857 की क्रांति ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध की ये पहली एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ यूरोप और एशिया में इतना बड़ा विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ, और इतना बड़ा विद्रोह कि दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य का कि उनकी जड़ों को हिला दिया गया। अगर कोई समाज किसी दूसरी सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता है, रिवॉल्ट करता है, तो इसके पीछे कोई एक कारण तो नहीं होगा। आप लोग तो इतना ही जानते हैं ना कि 1857 की क्रांति के खिलाफ जो सबसे बड़ा कारण था वो चर्बी वाला कारतूस की कहानी। तो यह क्या एक चर्बी वाले कारतूस को लेकर के पूरा देश सत्ता के खिलाफ खड़ा हो सकता है क्या? मतलब थोड़ा थिंकिंग वाली बात है कि कैसे पॉसिबल है। क्या एक, अगर आपको चर्बी वाले कारतूस यूज नहीं करना है तो मत करिए, पर वो तो सैनिकों का मामला था ना। फिर किसान काहे खड़ा हो गया भैया, जमींदार काहे खड़े हो गए, राजा काहे खड़े हो गए इनके खिलाफ, सामान्य वर्ग क्यों खड़ा हो गया, सैनिक क्यों खड़े हो गए, राजा रजवाड़ों वाले सैनिक क्यों खड़े हो गए, क्यों ग्वालियर की सेना, इंदौर की सेना और मुगल सेना ये क्यों खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ? उनको तो नहीं कहा था कि तुम चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करो, कहा तो सिर्फ ब्रिटिश सेना को था। तो क्या एक कोई छोटा सा चिंगारी से इतनी बड़ी आग भड़क जाएगी क्या? नहीं। इसके कारण पिछले 100 साल से भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नीतियां हैं, और ऐसी नीतियां जिससे राजा, सैनिक, किसान, मजदूर, जमींदार, मौलवी, पंडित, उलेमा सब नाराज हो गए। सब, यानी एक समाज का जो वर्ग होता है, आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, हर वर्ग को इन्होंने चुन चुन करके उसका एक्सप्लॉयटेशन कर लिया। अब जब असंतोष का इतना बड़ा बवंडर भारत में इधर से उधर हिचकोले ले रहा था, तो बस वो चर्बी वाले कारतूस ने एक चिंगारी भड़का दी और वो बवंडर तूफान में परिवर्तित हो गया। मगर क्या इससे पहले भी भारत में कोई विद्रोह हुए हैं? जी हाँ, 1857 के पहले भी भारत में कई सैन्य विद्रोह हुए हैं। जैसे एक 1806 में विद्रोह हुआ था वेल्लोर में, ये भी एक सैन्य विद्रोह था, ठीक है। इसके बाद में 1824 में बैरकपुर में भी विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, बैरकपुर। 1842 में फिरोजपुर में विद्रोह हुआ था, ये भी एक सैन्य विद्रोह था, है ना। इसके अलावा जो 1849 में 64वीं 22वीं रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया था।
तो ये तो कुछ सैन्य विद्रोह थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, मगर कुछ सिविल रिवॉल्ट भी हुए थे, कुछ असैन्य विद्रोह भी थे। सन्यासी विद्रोह भी हो चुका था इसके पहले, कोल विद्रोह 1831 में हो चुका था, है ना। 1848 में कांगड़ा के राजा ने भी रिवॉल्ट कर दिया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह भी हो चुका था। अहोम विद्रोह, भील विद्रोह, ये सब विद्रोह भी हो चुके थे, और ये सब विद्रोह का कारण भी वही था, अंग्रेजों की राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक नीतियां। तो अंग्रेजों के द्वारा जो ये रिवॉल्ट झेला गया, उसके कारण कुछ उनके ही नीतियों में निहित है। अब जैसे भारत में तो 1857 का विद्रोह सैनिकों द्वारा शुरू किया गया, मगर धीरे 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 एक जन क्रांति में परिवर्तित हो गया। और ये कैसे हुआ, क्या कारण रहे, इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक सा बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां लागू की गई जिससे भारत के लोगों का धर्म, मान सम्मान, जीवन, संपत्ति, इन सब पर आंच आ चुकी थी। देखो, ये चार चीजें एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है धर्म, धर्म संस्कृति, ये पहली चीज है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, या कोई भी और धर्म का व्यक्ति हो, धर्म उसकी जिंदगी का आधार होता है। उस धर्म को धारण करके वो अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की यात्रा करता है। तो धर्म उसका पहला तत्व है। मान सम्मान, गरिमा, हर इंसान, ह्यूमन बीइंग, मान सम्मान का तो भागीदार होता ही है। संपत्ति और प्राण, ठीक है ना। तो धर्म, मान सम्मान, संपत्ति, प्राण, ये चार चीजें एक मानव के लिए सबसे आवश्यक होती हैं, और अंग्रेजों द्वारा इन चारों पर हमला किया गया। भारत में धर्म परिवर्तन करने का घिनौना काम अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था, ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा था। भारत के लोगों को कुत्तों से तुलना की जा रही थी। तो कहाँ का मान सम्मान? वो अंग्रेज आए थे, अपने आप को एलिट समझते थे, अपने को व्हाइट मैन समझते थे, और भारत की तुलना, भारत के लोगों की तुलना कुत्तों से किया करते थे। भाई वो ब्लैक कहते थे हमें, उन्हें लगता था कि हम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ह्यूमन सिविलाइजेशन है, और हम भारतीय सबसे पुअर सिविलाइजेशन है। तो मान सम्मान हमारा कम कर दिया गया। जीवन, अब भाई जीवन, लाइफ, हमारे प्राण, जो हमें आर्टिकल 21 अधिकार देता है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा, तो अंग्रेजों ने तो वो आपसे छुड़ा ही रखा था। जब चाहे तब किसी को भी उठा करके जेल में डाल दिया, जब चाहे तब किसी को मार दिया, जब चाहे जब किसी को काला पानी भेज दिया, ना जाने क्या क्या तो किया करते थे भारत में। तो जीवन की गारंटी तो थी ही नहीं। और हमारी संपत्ति, अरे भैया, राजा महाराजे भी जो कि ना जाने कितने कितने एकड़, कितने हजारों बीघा की संपत्तियां लिए बैठे थे, अंग्रेजों ने एक एक झटके में उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे हड़प नीति हो, चाहे फिर वो सब्सिडरी अलायंस हो, अलग अलग तरीके से। तो राजा महाराजाओं की संपत्तियां नहीं बची, राजा महाराजाओं का मान सम्मान नहीं बचा, आम लोगों के प्राण नहीं बचे, और लोगों का धर्म खतरे में पड़ गया। अब ऐसे में अगर आप सोचें कि हम भाई साहब आवाज भी ना उठाएं, तो गुरु ऐसे तो कैसे चलेगा। अंग्रेज थोड़े से क्या थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, पर वो भारत की मिट्टी की प्रकृति को नहीं समझ पाए। जब जब धर्म पे आंच आई है, भारत का समाज बवंडर भर के तूफान बन के सत्ता पर से टकराया है। शिवाजी हो, मान सम्मान पे आंच आई, तो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर राजा अकबर से भी टकरा गए महाराणा प्रताप। तो धर्म, मान सम्मान, ये तो हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण, मतलब यही जिंदगी है। अंग्रेज बेचारे यहां थोड़े गफलत में आ गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये भारत में पहला संगठित प्रतिरोध था। इसको कई सारे नामों से संबोधित किया जाता है।
सिपाही विद्रोह इसको कहा जाता है कि भैया ये एक सिपाही विद्रोह था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा इसको सिपाही विद्रोह, है ना। भारतीय विद्रोह है, महान विद्रोह था, द ग्रेट रिवॉल्ट। भारतीय इतिहासकारों ने इसे ग्रेट रिवॉल्ट कहा है। 1857 का रिवॉल्ट तो कहते ही हैं। स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा इसको विनायक दामोदर सावरकर साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था, है ना, तो पहला स्वतंत्रता संघर्ष। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ये ही पहला वायसराय भी बना भारत का। तो 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग साहब ने अपने करियर में सबसे मुश्किल घड़ी का सामना किया, भारत का यही विद्रोह, है ना। और ये एक ऐसा विद्रोह है जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की आधारशिला और भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन का बिंदु इसको हम कहते हैं। और ये तूफान का सामना करने के समय नेतृत्व किया था कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। अब आप अगर नक्शा देखेंगे 1857 का, 1857 का, तो आप थोड़ा सा एक स्टेट पे नजर दौड़ाइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा हिस्सा है, यानी आप पूरा पंजाब, क्योंकि अंग्रेज रणजीत सिंह के बाद पंजाब तो जीत ही चुके थे, तो ये पंजाब का पूरा हिस्सा, सिंध और ये पूरा बेल्ट आता है अंग्रेजों के पास। यहाँ लगभग मतलब जो जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, पिंक या रेड, ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों का है। नागपुर, मराठा, नीचे साउथ इंडिया। सिर्फ जो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थे, तो थोड़ा सा दिल्ली छोटा सा मुगलों के अधीन था, छोटा सा क्षेत्र। हालांकि कश्मीर इंडिपेंडेंट था, राजपूताना, होलकर स्टेट, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, ग्वालियर, ये सब भी इंडिपेंडेंट थे, निज़ाम वगैरह। मगर ये किसी न किसी संधि के तहत अंग्रेजों से बंधे हुए थे, यानी कोई न कोई पॉलिसी के तहत ये उनके साथ जुड़े हुए थे। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो ये जो रिवॉल्ट हुए थे, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके जो प्रमुख सेंटर हैं, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो कुछ सेंटर हैं, जैसे झांसी, है ना, ये आप देखें झांसी, ये एक प्रिंसली क्षेत्र है, मतलब ये झांसी की रानी ने रिवॉल्ट किया था। कानपुर, लखनऊ, बरेली, ठीक है, अराह, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर राजाओं ने ने विद्रोह किया था। ठीक, अब कुछ ऐसी जगह है जहां पर पे कुछ और जगह है, जैसे सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बनारस, आजमगढ़, है ना, कानपुर, जालंधर, कुछ हिस्सा। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो ये 1857 के रिवॉल्ट वाले एरिया है ना। इन रिवॉल्ट वाले एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको ये उत्तर भारत का ही बेल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये विद्रोह की चिंगारियां दक्षिण भारत में नहीं पहुंची, सिर्फ उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में भी सबसे बड़ी सेंटर कौन से रहे पता है? अवध वाले। अवध मने ये आज का हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो स्वरूप है इसी से निर्धारित हो जाता है कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्र रहा है, यानी कि ये जो विद्रोह जहां तक फैला है, वो सिर्फ और सिर्फ आज का उत्तर प्रदेश, हमारा बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, मध्य प्रदेश का मालवा वाला प्रांत, यहाँ तक। चंबल नर्मदा के नीचे इसके कोई भी छींटे इस क्रांति के नहीं पहुंचे। पंजाब में ये विद्रोह नहीं पहुंचा, है ना, क्योंकि इसकी असफलता के कारणों में ये एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विद्रोह असफल जो हुआ उसका स्वरूप सीमित था, ये कारण था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम विद्रोह के कारण पढ़ें। कारण पढ़ने के पहले कुछ प्रमुख नेताओं पर बात कर लेते हैं। इस व्यक्ति को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहादुर शाह जफर। कुछ प्रमुख व्यक्ति जो है उन पर मैं बात कर लेता हूं। कौन थे भाई साहब ये? हाँ,
बोलो छोरे छोरी। बहादुर शाह जफर का ओरिजिनल नाम था अबू जफर। क्या नाम था? अबू जफर, है ना। और इनके बारे में भाई मैंने लेटर मुगल वाला जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ये मुगल सल्तनत के अंतिम शासक थे। बाबर के द्वारा स्थापित मुगल सल्तनत के अंतिम राजा, अंतिम मुगल बादशाह। इनके बाद कोई हिंदुस्तान में बादशाह नहीं बना। इनकी जो वंशज हैं आज वो कलकत्ता में या दिल्ली में कहीं ना कहीं भीख मांगते हैं। ये स्थिति है मुगलों की आज भारत में। मगर ये अंतिम थे और 1837 में बादशाह बने। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, शेरो शायरी के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रेम पर, देशभक्ति पर, है ना, इन पर ये लिखा करते थे। विरह पर पोएम्स लिखा करते। इनके दोस्त हुआ करते थे। कौन? मिर्जा गालिब। उनके साथ बैठ करके बढ़िया याराना लगाया करते थे। शाम को बैठ जाते थे लाल किले के आंगन में पीछे की तरफ, बढ़िया जाम छलकाते रहते थे और वो इनको सुनाते, ये उनको सुनाते रहते थे। यही दोनों का। बेकार आदमी कुछ काम किया कर, उधेड़ के कपड़े फिर से सिया कर, तो वो शायरियां करते रहते थे दोनों के दोनों। इनकी एक शायरी बड़ी फेमस है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। यानी क्योंकि इनको 1857 की क्रांति के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके बेटों को इनके सामने मार दिया गया था, इनको भेज दिया गया था रंगून, और रंगून में वहीं पर इनके 1862 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और इनकी कब्र जो इन्होंने खुदवाई थी, खुद बनवाई थी कि भाई मुझे मेहरौली के पास में दफना देना, वो जगह आज भी वीरान पड़ी है। तो ये व्यक्ति आज रंगून में सोया हुआ है बेचारा। इसकी एक इच्छा थी कि मुझे हिंदुस्तान में दफनाया जाए, पर अपने मरने से पहले इसने लाइन लिख ली थी कि मुझको पता था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं दफनाया जाऊंगा। और ये अंग्रेजों की एक साजिश थी। अंग्रेजों के एक अधिकारी थे, उन्होंने खास तौर पे कैंपबेल और इन्होंने प्लानिंग किया था कि इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की मिट्टी नसीब नहीं होना चाहिए। इनके बारे में मैंने डिटेल से पहले बात कर चुका हूँ, है ना। तो ये एक व्यक्ति थे। ये प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि दिल्ली में यही नेतृत्व करता थे, या हम कहें तो इस पूरी क्रांति में यही नेतृत्व करता थे, प्रमुख नेतृत्व करता। अगला नाम आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे को सब जानते हैं कि क्रांति के इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है ना, मंगल पांडे के ऊपर। ये एक ब्रिटिश सिपाही थे जो कि ब्राह्मण परिवार से आते थे, और यही ये कारण भी बना इनके विद्रोह का, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे भैया मंगल पांडे साहब। और चर्बी वाले कारतूस को लेकर के सबसे पहले धर्म इन्हीं का भ्रष्ट हुआ। जब इनका धर्म भ्रष्ट हुआ तो इन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। तुम यार हमको झूठ बोले कि हम इसमें चर्बी वाले कारतूस में कोई भी चर्बी नहीं है इस नए कारतूस में। तो इनको जब सच्चाई पता चली तो इनका भेजा खनक गया, उठाई बंदूक और वही कारतूस ठोक दिया अंग्रेजों में, धा धा धा। तो अंग्रेजों से मंगल पांडे को खतरा नहीं था, मगर मंगल पांडे के धर्म को अंग्रेजों से ने परेशान कर दिया, तो उनके धर्म को खतरा इनसे उत्पन्न हो गया। और मैंने कहा जब धर्म पर आंच आती है तो गुरु गोविंद सिंह हो चाहे गुरु अर्जुन देव हो, कि भाई हमारी तो वो पीढ़ियां रही है जो धर्म के लिए औरंगजेब जैसे राजा के आगे ना झुके। तो ये क्या किस खेत की मूली है भाई अंग्रेज, ये तो विदेशी ताकत है। तो मंगल पांडे साहब जो थे 1849 में ये ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, एक सैनिक थे और 22 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसकी 24वीं रेजिमेंट, 34वीं माफ कीजिएगा, 34वीं रेजिमेंट में ये भर्ती हुए थे, है ना, 34वीं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया कारतूस का को लेकर के बैरकपुर में, और कर्नल बाग और इनकी हत्या कर दी। फिर 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई सबके सामने। और विद्रोह का कारण बस वही था जो मैंने बताया कि एक बार ये सुबह सुबह कहीं पर मंदिर करने जा रहे थे, एक अछूत आदमी इनसे टकरा गया। इन्होंने कहा दूर हट साले, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो वो अछूत बेचारा बोला कि पंडित जी हम तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिए, और तुम जो चर्बी वाला कारतूस रोज छीलते हो उससे धर्म भ्रष्ट ना होता तुम्हारा। तो ये थोड़ा भड़क गए, सीनियर अधिकारी के पास गए। अधिकारी ने बोला नहीं नहीं ये एक मिथ है, अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मान लिया।
फिर एक व्यक्ति इनको पकड़कर ले गया एक कारखाने में, जहाँ वास्तव में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था कारतूस की को बनाने में, कारतूस की कैप में। इनका फिर दिमाग खराब हुआ, इन्होंने कहा तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिए, अब हमारी तरफ से गोली खाओ। विद्रोह कर दिया, एक अधिकारी को मार दिया। इनकी इन्फेंट्री में सब लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, उनको डराने के लिए इनको फांसी पर लटका दिया। तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति का हम कह सकते कि पहला शहीद मंगल पांडे। इन पर फिल्म है, आमिर खान ने की है, शायद उसको आप देखिएगा। अगला जो प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख महिला नेता है, उनका नाम है बेगम हजरत महल। हालांकि ये जो फोटो है, ये क्या ही कहें, इस फोटो में ओरिजिनल तो लगता नहीं है, पर किसने भी पेंटिंग बनाई है, अच्छी पेंटिंग है। तो बेगम हजरत महल कौन थी? इनके जो बेगम हजरत महल है, वो अवध के अंतिम जो नवाब थे, नवाब उनका नाम था वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब वाजिद अली, उनकी बेवा थी, बेवा मतलब उनकी विधवा थी। तो अवध का जब विलय किया गया तो इनके राजनीतिक अधिकारों का भी समापन हो गया। अंग्रेजों से इस बात से नाराज थी ये, से इन्होंने, अवध की बेगम थी और इनका ओरिजिनल नाम जो था वो मोहम्मदी खानम था। इनको तो उपाधि दी गई थी बेगम हजरत महल की, इनके पति के द्वारा। इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, कहाँ पर? लखनऊ में नेतृत्व किया, सेना का नेतृत्व किया, कई लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, महिला टुकड़ी भी बनाई। मगर बाद में 1857 में इनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो ये नेपाल भाग गई और बाद में लगभग 1880 के आसपास वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई है। काठमांडू में इनकी समाधि या मकबरा बना हुआ है, दफन इनको काठमांडू में ही किया गया था, है ना। अगला नाम जो आता है, अगले जो नेता हैं प्रमुख हमारे, वो है नाना साहब। नाना साहब के बारे में आपको पता है, हमने जब मैंने पेशवा पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि नाना साहब जो है ये अंतिम जो पेशवा थे, उनका नाम था बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। ये उनके पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड पुत्र थे। नाना साहब जो थे वो एडॉप्टेड थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेजों ने इनको पेंशन दी थी, पेंशन पैसा दिया था। मगर कानपुर में इनका ओरिजिनल नाम धोंदू पंत था, है ना, और ये कई भाषा के जानकार थे। कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया विद्रोह का। प्रसिद्ध है ये अपने अभियानों के लिए। इनको मराठा पेशवा घोषित कर दिया गया था इसी रिवॉल्ट के दौरान। एक महान मतलब योद्धा रहे हैं, मगर एक सती चोरा की घटना इनके जीवन पर कलंक मानी गई थी। सती चोरा की घटना सिर्फ ये थी कि इन्होंने, ब्रिटिश सेना ने जब इनके सामने सरेंडर कर दिया, सिविल लोगों ने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने, तो उनको इन्होंने कहा कि हम आपको कानपुर से बाहर भेज देंगे। मगर जब उनको नाव में बैठाया गया तो कानपुर के पास में सती चोरा करके एक स्थान है, वहाँ जब उनकी अंग्रेज लोग जो सिविलियंस थे और कुछ सैनिक भी थे, वो जब नाव में गंगा पार कर रहे थे तो बीच नदी में जब वो थे तब उन पर गोलियां चला दी गई। अब इनके आदेश से चलाई सैनिकों ने या फिर अपनी मर्जी से चलाई, इसका अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं। मगर अंग्रेजों ने कहा कि इस व्यक्ति के आदेश पर हमारे लोगों को मारा गया। तो सती चोरा का इंसिडेंट इनसे संबंधित था, ये पॉइंट आप लोग थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाद में फिर ये नेपाल भाग गए और 1850 में 59 में इनकी नेपाल में मृत्यु हो गई। इनका विद्रोह करने का कारण था कि इनको पेशवा पद से वंचित कर दिया गया था। जैसे बेगम हजरत महल, भाई हर किसी का अपना अपना कारण था। बेगम हजरत महल का कारण क्या था कि अवध का विलय कर लिया गया था। अब अवध का विलय करने की वजह से क्या हुआ कि इनकी राजनीतिक सत्ता अवध से समाप्त हो गई। दूसरा, जो वाजिद अली शाह का निर्वाचित पुत्र था उसको भी इन्होंने पेंशन वगैरह नहीं दी, तो वो इनका कारण। इनका कारण ये था कि नाना साहब की जो पेंशन है उसको रोक दिया गया था, आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर हो गई थी और कहीं ना कहीं सामाजिक असंतोष तो था ही भाई, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से ये लोग भी परेशान थे, है ना। इसके बाद में एक नेता आते हैं, नाना साहब के बाद में अगले नेता तात्या टोपे, सब जानते हैं इनके बारे में। तात्या टोपे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तात्या टोपे भारत की मतलब महान क्रांतिकारियों में, या हम कहें कि सेनापतियों में इनका नाम आता है।
एक बहुत अच्छे योद्धा थे, रणनीतिकार थे, नाना साहब के साथ में थे। नाना साहब के साथ में इन्होंने क्रांति की थी। 1814 में जन्म हुआ था इनका। और गोरिल्ला युद्ध में ये बहुत माहिर थे, यानी बाजीराव द्वितीय के बाद गोरिल्ला वॉरफेयर में सबसे फेमस व्यक्ति यही थे। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध नीति, छिप करके वार करना। आपने तानाजी मालुसरे फिल्म देखी होगी ना, उसमें बताया है शिवाजी इसी युद्ध नीति के मुरीद थे, उसी युद्ध नीति में प्रवीण थे। उसके बाद में बाजीराव पेशवा और उसके बाद में तात्या टोपे, ये प्रसिद्ध हैं गोरिल्ला वॉरफेयर के सैनिक हैं। तेज गति से अचानक हमला कर देते हैं। बाद में झांसी की रानी के सहयोगी बने और इन दोनों ने मिलकर के कालपी को भी जीत लिया था, ग्वालियर को भी जीता था। 1859 में ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं। ग्वालियर के राजा के एक जमींदार के धोखे से पकड़ा जाते हैं। नाना साहब के साथ में लड़े, मगर इनका कोई अपना व्यक्तिगत मोटिव नहीं था। देखो, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, है ना। तात्या टोपे सिर्फ ये चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए, देश आजाद हो जाए, हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाए। इनका लड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हिंदू स्वराज का सपना था और नाना साहब के प्रति वफादारी इनकी थी। इस वजह से ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी सबका अपना अपना मोटिव था, पर इनका एक सामाजिक मोटिव था, इनका एक सार्वजनिक मोटिव था। ठीक है। इसके बाद में अगला जो नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। इनके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों ने मणिकर्णिका का फिल्म देखी होगी, उस आधार पे। अब बात आती है कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में क्यों शामिल हुई, है ना। तो देखो, रानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की विधवा थी, इनका पुत्र था दामोदर राव। तो लक्ष्मीबाई का इतिहास में जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वीरता, साहस, नेतृत्व क्षमता और मानव कुशल प्रबंधन में माहिर थी, है ना। पति की मृत्यु के बाद में ये चाहती थी कि इनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाए, मगर डलहौजी की हड़प नीति की वजह से झांसी जो है अंग्रेजों के पास चला गया। डलहौजी ने इनके पुत्र को अपना राजा झांसी का नहीं माना, इनसे झांसी का किला छीन लिया गया और ये अलग रहने लगी। मगर जब कई दिनों तक जब इन्होंने अच्छा इसके लिए अपील भी की कि भाई झांसी को स्वतंत्र राज्य माना जाए, मगर अंग्रेजों ने इनकी सुनी नहीं। 1857 की क्रांति शुरू हुई दिल्ली में, इन्होंने भी यहाँ पर रिवॉल्ट कर दिया। कई दिनों तक झांसी में अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। एटलीस्ट बाद में ये हुआ कि झांसी अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तो ये वहाँ से निकल के फिर कालपी पहुंची और कालपी के युद्ध में अंग्रेजों को हराया तात्या टोपे के सहयोग से। फिर दिल्ली ग्वालियर पहुंचती हैं, ग्वालियर के किले को जीत लेती है और ग्वालियर के ही पास में युद्ध करते हुए जनरल हुरोज, एक जगह है कोटा की सराय, ग्वालियर में कोटा की सराय, वहाँ पर इनकी 1858 में मृत्यु हो जाती है। जनरल हुरोज जो कि इस क्रांति में एक दमनकारी अंग्रेज अधिकारी था, बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी था, उसने इनकी मृत्यु पर कहा था कि इस पूरे विद्रोह में जो एकमात्र योद्धा है, पुरुष है, वो यही है जो सोई हुई महिला है। यानी इनकी वीरता का वो भी कायल था। देखो, एक दुश्मन, एक महान योद्धा, एक महान कुशल रणनीतिकार, या हम कहें कि एक बहुत बड़ा महान सैनिक, ब्रेव, उसका जो प्रमाण है वो ये है कि जब वो शहीद हो जाए तो उसके दुश्मन भी उसकी वीरता का लोहा माने। जैसे जब शिवाजी की मृत्यु हुई और ये खबर औरंगजेब तक पहुंची कि शिवाजी मर चुका है, तो औरंगजेब ने कहा कि ये तो बहुत ही मनहूस भरी खबर है। सब दरबार में मौन हो गए कि बादशाह, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। उसने कहा, औरंगजेब ने, कि शिवाजी जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ। और उसने अल्लाह से इबादत की, प्रार्थना की कि खुदा अपने दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। एक ऐसे ही सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे, शिवाजी के सेनापति थे वो।
पावनखिंड की लड़ाई में 300 मावलों के साथ हजारों बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया, और जब वो मरे तो बीजापुर के हजारों सैनिक घुटनों के दम पे नीचे उनको सम्मान दिखाते हैं। ये महानता होती है ना। जब महाराणा प्रताप की मौत की खबर अकबर तक पहुंची तो वो भी बहुत दुखी हुआ। कहते हैं कि उसने उनके लिए इबादत की कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इसे बोलते हैं वीरता। तो जो झांसी की रानी है वो जिस रंग से, जिस ढंग से लड़ी थी, वो वीरता के इतिहास में जितने भी वीर सैनिक, वीर योद्धा हैं, उनमें उन्होंने अपना एक नाम स्थान बना लिया है। अगले एक नेता रहे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने जो नेतृत्व किया वो बरेली में किया, और बरेली के भूड़ मोहल्ले में रहते थे। बरेली से अंग्रेजों को इन्होंने भगाया था। इनको फिर अंग्रेजों ने पकड़ के 24 फरवरी 1860 को फांसी दे दी थी, है ना, खान बहादुर खान। ठीक, इनका युद्ध में शामिल होने का कारण था धर्म और संस्कृति पर खतरा। अगला नाम आता है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर में एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ के जमींदार थे, और ये नाराज इसलिए थे क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली गई थी, है ना। जमींदारी मांगना चाहते थे ये फिर से अंग्रेजों से। गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और अपनी एक सेना बनाई इन्होंने, 30-40 हजार सैनिकों की सेना बनाई, अंग्रेजों से युद्ध किया। अनफॉर्चुनेटली बाद में ये भी मारे गए। एक और व्यक्ति प्रमुख रहे मौलवी लियाकत अली, इनका नाम भी प्रमुख है। इनका जन्म प्रयागराज यानी उस समय के इलाहाबाद में हुआ था। धार्मिक नेता थे इस्लाम के एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इस्लाम के जानकार थे। इलाहाबाद में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इलाहाबाद में, और कुछ समय के लिए इन्होंने इलाहाबाद को अंग्रेजों से आज़ाद मुक्त कर दिया। आज जहाँ प्रयागराज का कुंभ हो रहा है, और वहाँ पर आप अगर जाएंगे तो आपको इलाहाबाद में कुंभ के वहाँ जहाँ स्थान है वहाँ पास में किला दिखाई देगा, इलाहाबाद का किला। उस किले में इन्होंने अपनी सेना बना ली थी और वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया था, इलाहाबाद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। बाद में पकड़े गए और 1860 में इनको भी फांसी दे दी गई। ये कुछ प्रमुख नेता थे अलग अलग क्षेत्र के। उनके युद्ध के कारण क्या थे इस पर हमने चर्चा की कि ये क्यों शामिल हुए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। इस क्रांति के क्या क्या कारण जिम्मेदार थे। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पिछले 100 सालों में, यानी 1857 की क्रांति के पहले के जो 100 साल थे, इन 100 सालों के दौरान कंपनी ने भारत का जो परंपरागत आर्थिक ढांचा था, है ना, जिसमें किसान और मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, जमींदार, ये जो एक था, मतलब हमारा गांव का किसान और शिल्पी, आर्टिस्ट, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, मतलब इनको किसी और की जरूरत नहीं थी। ये जो आर्थिक ढांचा था इसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। तो किसान, दस्तकार, हस्तशिल्पी, इन नीतियों की वजह से निर्धनता के गोद में जाकर के उनको मजबूरी में बैठना पड़ा। वो बेचारे गरीब हो गए, पैसा था नहीं, व्यापार इन्होंने खत्म कर दिया। इनकी आर्थिक नीतियां ऐसी थी जो भारत के संसाधन को लूट रही थी। तो कहीं ना कहीं जो भारत का किसान था वो नाराज था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी, यानी अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण की नीतियां, अब जैसे उनकी व्यापारिक नीति, अब व्यापारिक नीति में उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो ब्रिटेन से बना हुआ जो प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल नहीं बल्कि प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उसको जब भारत में लाते थे तो भारत में उसको बेचते थे, और भारत का जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन ले जाते थे। भारत में जो उद्योग था उस उद्योग को इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि यदि भारत में उद्योग रहेंगे तो उनके ब्रिटेन का बना हुआ माल कैसे खरीदेगा भारत का व्यक्ति, समझ में आ रही बात।
तो पहले यहाँ के इंडस्ट्री खत्म करो। फिर उन्होंने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तरह से क्या कर दी, समाप्त कर दी। फिर अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीति क्या थी, 3 तरह की नीतियां थी। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीति के माध्यम से किसानों से बहुत ज्यादा शोषण किया, मतलब जिंदा रहने लायक पैसा भी उनके पास नहीं छोड़ा। अंग्रेज इस स्थिति से उनके पास अब आर्थिक रूप से निर्धनता और विपन्नता, और हम कहें तो गरीबी के दुष्चक्र में किसान फंस चुका था। किसान की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय थी कि उसके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं होते थे, है ना। दूसरा, जमींदारों की जब्ती। अच्छा, जमींदारी की जब्ती क्या थी कि अंग्रेजों ने शुरुआत में ये प्लान किया कि जमींदार एक क्लास को बनाया जाए और ये वो वर्ग होगा जो भारत में अंग्रेजों का चाटुकार होगा, उनका सहायक होगा। तो उन्होंने कई सारी जमींदारी बनाई और लोगों को बांट दी जमींदारी। अब जमींदारी करते करते कई लोगों की पीढ़ियां गुजर गई, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी। फिर बीच में एक सरकार आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था थॉमसन, जो कि उत्तर पश्चिमी प्रांत का था। और थॉमसन बाद में बड़ा प्रभावशाली अधिकारी था। उसका ये कहना था कि भैया हमने गलत किया, जमींदारों को जमींदारी देकर गलती कर दी, हम सीधा किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट रखें, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जमींदारियां खत्म करना शुरू कर दी। कंपनी को ऐसा लगा कि जमींदारी खत्म करो, सीधा किसान से टैक्स वसूलना शुरू करो। अब हुआ ये कि बहुत से जमींदार, उनकी जमींदारियां खत्म हो गई। जो तालुकेदार वंशानुगत थे उनको कुछ सोशल अधिकार भी मिले हुए थे, भाई समाज में प्रतिष्ठा थी, उनकी प्रतिष्ठा खत्म कर दी। अवध विलय के समय पर, उस समय पर लगभग अवध में 25,500 गांव थे जो कि तालुकेदारों के पास थे, मतलब तालुकदार माने छोटे छोटे जमींदार। अवध विलय के बाद में अंग्रेजों ने लगभग 12,000 से ज्यादा गांव उनसे छीन लिए, तालुकदार से छीन लिए, अर्थात जमींदार लोगों को बेदखल कर दिया। ऐसा ही एक कमीशन आता है, इनाम कमीशन। मुंबई का इनाम कमीशन था, बड़ा फेमस कमीशन था ये। इसके रिपोर्ट पर लगभग 20,000 जमींदारों की जमींदारियां जब्त कर ली गई। उन्हें अब ना कर वसूलने का अधिकार है, वह कर वसूलते थे तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। किसानों की नजर में वो माए बाप थे, अंग्रेजों के बाद वही माए बाप थे। माए बाप का तगमा उनसे छीन गया, उनकी हैसियत भी अब किसान के जैसी हो गई। जो अभी तक कर वसूलता था वो भी खेत में क्या करेगा, खेती करेगा ना। तो किसानों को, जमींदारों को इससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। दूसरी बात कि किसानों का जो भू राजस्व है लगभग 70% वसूला जाता था, आप समझ लीजिए। अब फिर एक कारण आता है भारतीय उद्योगों का नाश, गरीबी भुखमरी की स्थितियां भारत में उत्पन्न होना। उद्योगों का नाश कैसे हुआ कि जो छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी भारत की, मतलब हमारे यहाँ पर उस समय पर अंग्रेजों के व्यापारिक नीतियां भारतीय उद्योग धंधों के खिलाफ थी। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होती थी, मतलब अंग्रेजों ने जो बनी थी उनको खत्म करने की नीतियां अपनाई, और उसका कारण यही था, और ताकि अंग्रेजों का बना हुआ प्रोडक्ट भारत में बिके। मुक्त व्यापार नीतियां अपनाई, भारत में वस्तुओं की सस्ती होती थी तो बिकती थी, और भारत के जो देसी उद्योग थे वो खत्म हुए। और अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी राजा महाराजे हैं इनको जब जीता, अच्छा ये जो राजा महाराजे होते थे ना, इनके दरबारों में ये भी हमारे आर्टिशियंस को, शिल्पियों को प्रोटेक्शन देते थे। अंग्रेजों ने इन राजा महाराजाओं को कब्जा किया तो ये जो इनके अधीन लोग थे ये भी क्या हो गए, सब बेरोजगार हो गए। तो ये कारण भ्रष्टाचार, अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार और जबरदस्ती की लूट। अब अंग्रेज क्या करते थे, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे कि भारत में ना, अच्छा ये आर्थिक नीतियों को समझना है ना तो इसके पहले वाली क्लासेस देख लेना भैया, आपके काम आ जाएंगी वो। भ्रष्टाचार कैसे कि जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी होते थे ना, वो निचले स्तर पे काफी करप्शन करते थे। न्याय प्रशासन में या पुलिस डिपार्टमेंट में सब जगह बहुत करप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी।
और जो लूट थी, जबरदस्ती लूट, गांव के संपन्न लोगों को अलग अलग केसेस में फंसा करके उनसे पैसा वसूलना, ये भ्रष्टाचार तो आज भी भारत में होता है, पर अंग्रेजों के ज़माने में ये भ्रष्टाचार थोड़ा कुछ ज़्यादा ही था। नो डाउट कि भ्रष्टाचार में हम अंग्रेजों से आज भी स्वतंत्र नहीं हो पाए, उनकी भी करप्शन वाली मेंटेलिटी थी, हमारे देश में भी अधिकारियों की करप्शन वाली मेंटेलिटी है। माफ़ कीजिएगा, पर मैं सारे अधिकारियों को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बहुत बड़ा अधिकारियों में वर्ग है जो करप्शन करने के लिए ही अधिकारी बनता है, क्योंकि वो करप्शन के माध्यम से अधिकारी बनता है। इस पर ज़्यादा कुछ ना बोलूँगा, बिना वजह मुंह खुल जाएगा तो विवाद हो जाएगा और अधिकारी लोग सुबह पता चले लाल बत्ती की गाड़ियाँ मेरे घर पे खड़ी रहेंगी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मगर हाँ, अगर आप करप्शन करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, अगर आप घूस लेते हैं, आप देखोगे तो चौराहे पर आज भी आपको पुलिस वाले खड़े मिल जाएंगे जो बेचारे लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं और 100-200 रुपये लेकर के उनको छोड़ देते हैं। हमारे भैया, हम तो इंदौर में रहते हैं, तो हमने तो ऐसे कई केसेस देखे हैं और इन आंखों ने देखा है साक्षात करप्शन को होते हुए। मगर अफसोस है कि मध्यम वर्ग का आदमी देख सकता है, बोल सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद वाले कारणों पे बढ़ते हैं आगे। आर्थिक कारण के बाद में अगला आता है बच्चा राजनीतिक कारण। अंग्रेजों का भारत में जो राजनीतिक प्रभाव था शुरुआत में, देखो अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए। उसमें डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, इस पर पूरा का पूरा लेक्चर है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो प्लेलिस्ट के आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, जिसमें उसने क्या किया, जो राज्य का राजा उत्तराधिकारी नहीं है, उसका पुत्र कोई नहीं है, तो एडॉप्टेड सन को ना मानते हुए उसका राज्य हड़प लिया जाता था। वेलेजली की सहायक संधि, अविश्वास का वातावरण। भारत में ना अंग्रेजों की जो कि विदेशी सत्ता थी, तो इनमें अपनापन नहीं था, यानी भारतीय लोगों को इनके साथ एक अपनापन नहीं लगता था। इस कारण से एक अविश्वास की भावना थी, क्योंकि ये राजाओं के साथ अपमान कर रहे थे। जैसे मुगल बादशाह है, उसको कहा कि तुम लाल किला खाली कर दो, तुम्हारे बेटों को अब बादशाह की उपाधि नहीं लेने देंगे। कई राजा है, उनके बच्चों की पेंशन रोक दी गई, राज्य हड़प लिया गया। लोगों को, राजाओं को लगा कि यार ये एक परायापन वाली बात है। फिर एक बड़ा कारण आता है अवध का विलय। देखो, अवध का विलय एक बहुत बड़ा कारण बनता है इस 1857 के विद्रोह में, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र हैं वो भी अवध में ही रहते हैं। तो अवध का विलय इसलिए बड़ा कारण बन जाता है क्योंकि अवध के जब विलय किया गया, जब डलहौजी ने लॉजिक दिया था कि जनता जो है वो अवध के नवाब के कुप्रबंधन, बैड गवर्नेंस के कारण परेशान है, तो हम अगर इनका मर्जर करेंगे तो तालुकदारों के और नवाब के उत्पीड़न से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। मगर अवध के मर्जर के बाद भी जनता को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, करप्शन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, व्यापार में विकास नहीं हुआ, आर्थिक शोषण पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। साधारण जनता को जब भू राजस्व ज़्यादा देना पड़ा और खाने पीने की वस्तुएं, मकान, अफीम और न्याय, इन सब पर जब टैक्सेस लगा दिए ब्रिटिश सरकार ने, तो नवाब का प्रशासन और सेना भंग होने से ये भी हुआ कि जो हजारों कुलीन परिवार के लोग थे वो भी बेदखल हो गए, सेना के अधिकारी जो थे वो भी बेदखल हो गए, जो भद्र लोग थे, जो अधिकारी थे, जो सिपाही थे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। हर किसी के घर में कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हुए थे। अब अवध के दरबार में और कुलीनों की जो सेवा करने वाले व्यापारी, दुकानदार, दस्तकार, ये सब लोग थे, उनकी लाइवलीहुड, जीविका का क्या हो गया, समापन हो गया। जो जमींदार थे, तालुकदार थे, उनकी जमींदारी जब्त कर ली। जब ऐसा अवध में हो रहा था तो उसी अवध के कई सैनिक ब्रिटिश सेना में थे। अब कोई किसी का किसान है, उसका भाई या उसका बेटा जब ब्रिटिश सेना में है, तो जब अपने घर की स्थिति देखता है तो कहीं ना कहीं मन में व्यथा तो उसके भी होती है। वो भी कोशिश करता है कि यार अंग्रेज बुरे हैं, ये तो लूटते हैं, हमारा भाई को मारते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार स्थानीय समाज में
अंग्रेजों की नौकरी करते थे तो स्थानीय समाज में उनकी स्थिति में गिरावट आई। अंग्रेजों के यहाँ आप नौकरी करते हो और वही अंग्रेज हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, हमारा आर्थिक शोषण करते हैं, या हमारे राजा महाराजा को हमसे उनका राज्य हड़प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज में उनका जो प्रतिष्ठा है उसमें क्या होती है, कमी आती है। तालुकदार जो थे 25,000 से ज़्यादा थे जिनको आपने हटा दिया। अब खोई हुई जागीरों को और सामाजिक स्थिति को फिर से प्राप्त करने के लिए अवध में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े दुश्मन यही वर्ग बना, है ना। तो बहादुर शाह जफर के साथ होने वाला अपमानजनक व्यवहार मैंने बताया। ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र, देखो बहादुर शाह जफर के साथ में सबसे बड़ा अपमान तो यही हुआ कि उसको बोला गया कि तेरा बेटा बादशाह की उपाधि नहीं लेगा, मतलब उनको लाल किला भी छोड़ना होगा। तो खासतौर पे यार बहादुर शाह जफर या मुगल बादशाह कहीं ना कहीं तैमूर का वंशज था यार। मुसलमानों में उसकी एक प्रतिष्ठा थी, मुसलमान लोग चिंतित हो गए और स्वाभाविक था, सहज था। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना। उनको लगा कि यार ये तैमूर के वंश को अंग्रेज नीचा दिखाना चाहते हैं, ये भी एक कारण बन गया। ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र ऐसा कि भारत में ना भारतीय मिट्टी की इतनी एक महानता रही है कि जो भी विदेशी यहाँ पर आया है इसी मिट्टी का होके रह गया। प्राचीन काल में शक आए, कुषाण आए, पर्थियन आए, इंडो ग्रीक आए, अरबी आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल भी आए, सब बाहर से आए हैं। भारत में इनकी पैदाइश नहीं है। बाबर की पैदाइश परगना में थी, काबुल में नहीं थी। मगर जब ये भारत आए तो भारत की मिट्टी में कहीं न कहीं बस गए। अकबर यहाँ की पैदाइश, अंग्रेज जो थे ना, इन्होंने कभी इस मिट्टी को अपना नहीं माना और उनका ये मानना था कि कुछ भी हो जाए हमें यहां नहीं बसना है, बस हमें यहां लूटना है। वी आर रूलिंग क्लास, हम रूल करने आए हैं। और ये जो भारत की जनता है ये सब असभ्य है, ये नीची है हमसे, हम इन पर शासन करेंगे, लूटेंगे, मारेंगे, इनको भिखारी बना देंगे। अंग्रेजों की जो मेंटेलिटी थी ना, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कई सारे क्लबों में लिखा होता था ना। उन्होंने अपना अलग ही शहर बसाए। हर एक शहर में सिविल लाइन का एरिया होता है, आप लोगों के शहर में भी होगा। और मैंने पहले भी कहा कि वो अंग्रेजों ने अपने लिए डेवलप किए थे। अब देखो वो पॉश एरिया होता था, वेल सड़क होती थी, बहुत अच्छे गार्डन्स होते थे, क्लब होते थे, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए थे। आप हिल स्टेशन पे चले जाइए, शिमला पे, मनाली पे, या नैनीताल में, या दार्जिलिंग में, वहाँ हर जगह एक माल रोड होती है ना, मॉल रोड। मॉल रोड क्या होता था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अपने लिए बाजार होता था। उन्होंने कहा भारतीय छोटे मोटे लोगों से नहीं खरीदेंगे, हमको अपना स्टैंडर्ड वाला मार्केट चाहिए, तो वहाँ मॉल रोड बनाए जाते थे। तो अंग्रेजों ने अपने आप को कभी इस मिट्टी से नहीं जोड़ा, विदेशी के विदेशी बने रहे। तो ये एक कारण था। तो वो उच्चतम श्रेणी के देसी लोग तक बिना अंदरूनी डर के, बिना कांपे हुए कभी भी जैसे एक सैयद अहमद खां थे, उन्होंने कहा कि उच्चतम श्रेणियों के देसी लोग, यानी कि भाई अच्छा भारत में पहले उच्चतम श्रेणी के लोग कौन, इस्लाम धर्म में तो मौलवी, उलेमा और सैयद और बड़े बड़े लोग ना। हिंदू हिंदू धर्म में ब्राह्मण और बनिया समाज और एलिट क्लास होती थी, ये राजपूत, क्षत्रिय, राजा महाराजा। अब ये अंग्रेजों के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, डरे हुए, क्योंकि वो उच्च हो गए। हमारे यहाँ का समाज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त वर्ग ब्राह्मण वर्ग भी अंग्रेजों के सामने बौना था ना। तो उसका कारण यही था
कि वो हर भारतीय को अपने से नीचा मानते थे। अंग्रेज भारत में बसने या घर बनाने नहीं आए थे, उनका उद्देश्य सिर्फ भारत से धन कमाना था, धन को लेकर के ब्रिटेन लौटना था और कुछ नहीं। तो अपने शासक थे पर इनके विदेशी चरित्र को हम जानते थे और यही एक विद्रोह का बड़ा कारण बना। आई थिंक राजनीतिक कारण सबको क्लियर हो गए। देखिए बेटा, आप लोगों को ना जितना सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आते हैं प्रशासनिक कारणों में। तो अंग्रेजी का प्रसार, भाई अंग्रेजी एक मैकॉले की घोषणा के बाद में अंग्रेजी हमारे यहाँ औपचारिक भाषा बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज। न्यायालयों में और जो लीगल काम होते थे, कानूनी मामले, उसमें ये सब अंग्रेजी भाषा ऑफिशियल बन गई, शिक्षा इसमें दी जाने लगी। तो देसी जो भाषा है उनकी उपेक्षा हुई। आज भी भारत की न्यायपालिका में अंग्रेजी में ही फैसले दिए जाते हैं। हमारे जज, हमारे वकील अंग्रेजी में ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, केस की जिरह करते हैं। एक कन्नड़, तमिल, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अपना केस लेकर के अदालत में जाता है, मगर अफसोस की बात है कि वकील उसके फेवर में जो केस लड़ता है वो भी इंग्लिश में बात करता है, जो उसे समझ में नहीं आता। बाद में फिर चेंबर में बैठ के समझाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा या मैंने ऐसा बोला था। जज भी इंग्लिश में बात करता है, जजमेंट भी इंग्लिश में आते हैं जो उसको पल्ले नहीं पड़ते। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि अंग्रेज चले गए, उनके बनाए हुए कानून ने तो भला हो भारतीय संसद का कि अभी हमने आईपीसी, सीआरपीसी इनको बदल करके भारतीय संदर्भ में नए कानून बना दिए। इस बात पे भी कई न्यायपालिका के लोग बड़ा ही गुस्सा हो रहे थे, है ना। तो वो भाई साहब इस बात को समझिए कि अब हमें औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना है, गुलामी वाली मानसिकता से। तो ये जो अंग्रेज हैं, उनकी ये जो भाषा थी, इससे भारतीय लोग नाराज हुए कि हमारी अपनी भाषा की उपेक्षा हो रही है। और ब्रिटिश शासन के कुछ ऐसे कानून जैसे इन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए, ठीक है, कुछ और भी कई सारे कानून बनाए जो कानून भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण थे, भारतीय उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। गॉट इट। चलिए, ये प्रशासनिक कारण। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों में सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, मिशनरियों का धर्म प्रचार और सरकार की भूमिका। देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट आया था कि नहीं छोरे छोरी? और उस चार्टर एक्ट में क्या बोला? उसमें एक बात ये बोली गई थी कि अब ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर के प्रचार प्रसार करने की अनुमति होगी। अब जब ये ईसाई मिशनरियां भारत में आई तो इन्होंने कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को ही प्रमोट किया। अब भारत का अपना परंपरागत धर्म है भैया, हिंदू, और मुसलमान लोगों का इस्लाम धर्म। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में भी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो सबसे नीचे स्थान पर मौजूद है, जिसे हम शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, इन्होंने उनको टारगेट किया, जनजातियों को टारगेट किया और उनको अलग अलग प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, डरा धमका करके ईसाई धर्म में कन्वर्जन करना शुरू किया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां क्या थी कि वो जगह जगह स्कूल खोलते थे, अस्पताल खोलते थे, बाजारों में अपने अपने कैंपेन चलाते थे। तो ईसाई बनाने का प्रयास लगातार करते थे। हिंदू धर्म को वो पब्लिकली
उस पर हमला करते थे, उसे तीखा प्रहार करते थे उस पर, हमारी जनता की मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं का उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उन्हें हिंदू धर्म या हमारा धर्म कभी समझ में नहीं आया। और जनता इसलिए भी नाराज हो गई क्योंकि सरकार ने इन ईसाई मिशनरियों का सपोर्ट कर दिया, बढ़ावा दिया। जैसे सरकार के कुछ ऐसे बड़े बड़े काम थे, कुछ अधिकारियों की ऐसी गतिविधियां थी जिन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूं, 1850 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें यह बात थी कि यदि आप धर्म बदलते हैं और ईसाई बन जाते हैं तो जो आपकी पैतृक संपत्ति है, पैतृक मैंने आपकी जो डायनेस्टी बेसिस पे जो आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उसमें आपको अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि जो एडॉप्टेड लोग होते थे उनको हिंदू धर्म में वो अपनी संपत्ति से अधिकार खोना पड़ता था, मगर यदि आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आप एडॉप्टेड भले ही हैं मगर आपको अधिकार मिल जाएगा। सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई पादरियों को, ईसाई मिशनरियों को बुलाती थी। सेना के सैनिकों को उन पर उनके धर्म का प्रचार प्रसार करवाती थी ताकि ये सैनिक और ये लोग भी क्या बने, ईसाई धर्म में जाएं या फिर ईसाई धर्म के प्रति समझ विकसित हो उनके अंदर। कई नागरिक और सैनिक अधिकारी इन ईसाई मिशनरियों के कामों को प्रोत्साहन देते थे, बढ़ावा देते थे। स्कूल और जेलों में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाती थी। मेजर एक व्यक्ति था एडन वर्न, हाँ, एडन वर्न, उसने कहा, भारत पर हमने जो अधिकार किया है इसका अल्टीमेट एक ही उद्देश्य है, इतनी बड़ी आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देना। तो इन अधिकारियों के इस रवैये से, सरकार की नीतियों से कहीं न कहीं भारतीयों को इस बात का तो एहसास हो गया कि गुरु धर्म तो खतरे में है, संस्कृति सभ्यता खतरे में है। राम का नाम और कृष्ण की संस्कृति खतरे में है। शास्त्र बचाना है तो शस्त्र उठा लो, और हुआ भी फिर वही कि हथियार उठा लिए गए। मेरे क्लास की शुरुआती बातें देख लो, धर्म, मान सम्मान, प्राण और संपत्ति, इन चार चीजों के कारण ही पूरी दुनिया में क्रांतियां होती हैं, और कोई कारण नहीं होता। गुरु तेग बहादुर सिर्फ धर्म के लिए लड़े थे, शिवाजी मान सम्मान के लिए लड़े थे, अमेरिका की महान क्रांति समानता, स्वतंत्रता और आर्थिक संपत्ति के लिए हुई थी, अधिकारों के लिए हुई थी। दुनिया की कोई भी क्रांति उठाकर देख लो यार, ये चार चीजों के लिए होती है। और 1857 की क्रांति के जितने भी कारण हैं आप उनको कनेक्ट कर दो, धर्म से, मान सम्मान से, संपत्ति से, प्राण से। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता, ये भी एक बड़ा कारण थी। पश्चिमी सभ्यता अंग्रेजों की सभ्यता, जिसमें बेटा बाप की शादी में जाकर के नाचता है। पश्चिमी सभ्यता शराब को रोजमर्रा की जीवन में पीने की सभ्यता। हमारी संस्कृति पारिवारिक मूल्यों की संस्कृति है।
परंपराओं की, मर्यादाओं की संस्कृति है, और पश्चिमी संस्कृति भौतिकतावाद की संस्कृति है। हम आध्यात्म के रास्ते पर चल के मोक्ष को पाना चाहते हैं, और वो अधिक से अधिक संसाधन जुटा करके शरीर को सुख, देह को सुख देने की संस्कृति में विश्वास करते हैं। हम हर रिश्ते को जन्मों जन्म तक निभाने वाले लोग हैं। हम गांव के लोग हैं। भारत गांव का देश था ना, तो गांव में परंपराएं, मर्यादाएं, रीति रिवाज, संस्कृति आज भी जिंदा है। शहरों में तो इन संस्कृतियों का अब भी अर्थियां उठ गया है अब तो, और उस जमाने में तो बहुत दिक्कत थी। हम पश्चिमी संस्कृति से, हमको बड़ा खतरा था। तो हमारी अंग्रेजों ने क्या किया कि जो पश्चिमी समाज है, उसकी जो सभ्यता है, उससे भारत में एक जो जनजात, जो सामाजिक चेतना वाला वर्ग था, उसको लगा कि यार गुरु खतरे में है, हथियार उठा लो। 1850 में एक अधिनियम पास करके वंशानुक्रम के हिंदू को कानून को बदल दिया, जो मैंने भी बताया था ना कि यदि आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आप एडॉप्टेड हैं तो भी आपको संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। सामाजिक धार्मिक परंपराओं पर प्रहार किया गया। सती प्रथा इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया। दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोका गया। ये सब हमारे समाज का उस समय का हिस्सा था। लोग नाराज हो गए। अंग्रेजों का प्रजातीय अहंकार, प्रजातीय अहंकार का वही मतलब है कि वी आर वाइट, वी आर बेस्ट। हम तो गोरे लोग हैं भैया, हम नस्ल में आपसे ऊंचे हैं। इसलिए तो गांधी को उतार दिया था ना एक ट्रेन से। दैट इज द रीजन। अगला कारण सैन्य कारण, जिसके सबसे बड़ा क्रांति का सैनिकों का कारण सबसे बड़ा यह था कि जो देखो, सैनिक दो तरह के थे। अंग्रेजों के सेना में जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको सोल्जर कहा जाता था, सैनिक कहा जाता था, और भारतीय सैनिकों को सिपाही या सेपॉय कहते थे। सिपाही, ये ध्यान रखना, भारतीय सैनिक सिपाही कहलाता था और अंग्रेज सैनिक सैनिक कहलाता, सोल्जर कहलाता था। सेपॉय और सोल्जर, तो सोल्जर किसको कहते थे? ब्रिटिश सैनिक को। तो अब जो भारतीय सिपाही था, जो भारतीय सोल्जर था, सेपॉय था, उसको सैलरी कम दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। एक भारतीय सिपाही चाहे कितना भी अच्छा कर ले, उसको कितनी भी काबिलियत दिखा दे, कितनी भी अपनी निष्ठापूर्ण सेवा कर ले, मगर उसको कभी भी आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। अंग्रेजी सैनिक के बराबर वेतन नहीं मिलेगा, ना सुविधाएं मिलेंगी। रैंक में वो कितना भी कर ले, वो किसी भी सूरत में सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जाता था। मतलब बड़े बड़े पदों पर भारतीय को बिठाया नहीं जाता था अंग्रेजों के द्वारा। फिर सिपाहियों को जाति और धार्मिक चिन्ह के प्रयोगों पर रोक लगा दी गई, यानी कि सर पे पगड़ी बांधना और तिलक लगाना, हाथों में कलावा बांधना, ऐसे कई सारे हमारे प्रतीक होते थे जिन पर इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई थी। भेदभाव, जो मैंने बताया, पदोन्नति नहीं होगी और नियुक्ति नहीं होगी, इसमें भेदभाव। वो ना अंग्रेज जो लोग होते थे ना, वो भारत में अच्छा हर किसी भारतीय को भी सैनिक नहीं बनाते थे। वो देखते थे कि इनकी रेस क्या है, रेस मतलब पिछली नस्ल क्या है। जैसे राजपूत है तो उसको भर्ती कर लिया, पठान है तो उसको भर्ती कर लिया, ऐसे करते थे। यानी कि जो पुरानी पीढ़ियां हैं जिनमें जो वॉरियर रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप, उनको भर्ती करते थे। तो नियुक्ति में भी दिक्कत थी और पदोन्नति में भी। अपमानजनक व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ में, भारतीय सैनिकों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं था। ब्रिटिश सैनिक इनको बराबर नहीं मानते थे।
है ना। आपने एक फिल्म देखी होगी केसरी, उसमें ये बताया भी गया, फिल्माया गया है कि कैसे भारतीय सैनिक के साथ में अपमानजनक व्यवहार था। एक उस समय के ब्रिटिश अधिकारी ने तो लिखा था कि अधिकारी और सिपाही कभी मित्र नहीं बन सकते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहते थे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता था, है ना, और उसे डांट डपकाया जाता था, फटकारा जाता था, बुरा बर्ताव होता था, उसे ऐसे बिहेव किया जाता था जैसे वो निग्रो हो। निग्रो मने बहुत ज़्यादा ब्लैक जो लोग होते हैं, निग्रो जाति। भारतीय सिपाहियों को सुअर, पिग कहकर संबोधित किया जाता था। कई बार उनके साथ ऐसी नस्लवादी टिप्पणियां होती थी, तो उनके साथ में ये भेदभाव था। सैन्य संगठन की खामियां थी कि भाई उनको ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का जो रेशियो था उसमें गड़बड़ था, और सैनिकों में बहुत ज्यादा इस चीजों के कारण असंतोष था। अगला एक कारण आता है जो है तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण सबको पता है कि ब्रिटिश सैनिकों को पहले ब्राउन बेस बंदूक दिया जाता था। अब ब्राउन बेस की जगह पर एक नई बंदूक का इस्तेमाल होने लगा, एनफील्ड राइफल। ठीक है, और एनफील्ड राइफल की खास बात क्या थी? इतना सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा था तो एक असंतोष तो था ही सही। 1856 में सरकार ने यह फैसला किया कि पुरानी और कई सालों से उपयोग में लाई जा रही थी ब्राउन बेस, उसको रोक दिया जाए, हटा दिया जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, और इसके स्थान पर .577 कैलिबर की एक एनफील्ड राइफल, जो आप इमेज देख रहे हैं, इसको लाया जाए। नई जो राइफल एक मिनट है बेटा, अब गला सूखने लगा है। अब ये जो नई एनफील्ड राइफल हम लोग लेकर के आए थे, ये एनफील्ड राइफल का, इसमें गोली दागने की आधुनिक प्रणाली थी। इसमें क्या होता था, इसमें ऊपर एक प्रिकॉशन कैप होता था कारतूस में, प्रिकॉशन कैप, और उस कैप को लगाया जाता था, और जब भी आपको कारतूस इस्तेमाल करना है तो उसको ऐसे दांत से छीलना पड़ता था। अब वो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे, इसके लिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी उस कैप में मिला दी जाती थी। अब जनवरी 1857 में बंगाल में सैनिकों में अफवाह फैली कि कारतूस में तो सुअर और गाय की चर्बी है, और उसी को हम ऐसे काट के निकालते हैं। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र है और सुअर तो मुसलमानों के लिए हराम है। तो इससे क्या हुआ कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। अब सैनिक अधिकारियों में जब ये अफवाह फैली कि यार भारतीय लोग तो नाराज हो गए, सैनिक अधिकारियों ने जांच किए बिना आश्वासन दे दिया कि भैया ये अफवाह, इस पर ध्यान मत दो। फिर ये अफवाह मेरठ वहां फैली, मंगल पांडे गोरखपुर में, उनको भी यही कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप यूज करो। मंगल पांडे ने यूज भी की, मगर सच में रियलिटी में उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। कहीं जो शस्त्र बनाए जा रहे थे वहां पर लोगों ने देखा, और उसके बाद में ये जो अफवाह है ये सच साबित हो गई। तो सिपाहियों को विश्वास हो गया कि इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि इन सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट किया जा सके, और ये धर्म भ्रष्ट करने का ही एक प्रयास है। मतलब उनके इस प्रयास को देखते हुए सैनिकों को लगा कि जब ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश सरकार औरंगजेब बन चुकी है तो भैया हम शिवाजी क्यों ना बने, हम हमारी भवानी निकालेंगे। भवानी शिवाजी की तलवार थी, पर आप तलवार नहीं तो हम बंदूक उठा लेंगे। तो अंग्रेज अपनी धार्मिक नीतियों से औरंगजेब बन गई थी, सिपाही क्या बन गए, शिवाजी महाराज बन गए। और यही कारण रहे जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। तो इस क्लास में हम क्रांति के कारणों तक ही क्लास करेंगे। अगली क्लास में इसका प्रसार कैसे हुआ, किसने इसका दमन किया,
इसका स्वरूप क्या था और ये फेल क्यों हो गई, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री के 40 लेक्चर हैं लगभग आधुनिक शिक्षा तक, वो सारे क्लासेस आप देख लीजिए। आपकी क्लासेस वो आपके एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी के लिए सपोर्ट करेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।